हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ द साउंड मशीन। हम लोग थे पेज नंबर 107 पे, पैराग्राफ थर्ड। यू माइट से ही वेंट ऑन दैट अ रोज बुश हैज़ नो नर्वस सिस्टम टू फील with, no throat to cry with. You would be right, it hasn't. Not like ours anyway. But how do you know, Mrs. Saunders? And here he leaned far over the fence and spoke in a fierce whisper. How do you know that a rose bush doesn't feel as much pain when someone cut its stem in two as you would feel if someone cut your wrist off with a garden shear? How would you know that? It's alive, isn't it? तो क्लॉजनर जो है मिसेस सॉन्डर्स से क्या कह रहा है, ये कह रहा है वो कि हो सकता है आप कहें, यू माइट से, आप हो सकता है ये कहें कि रोज़ बुश में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो कैसे पेन को फील कर सकता है, उसके पास कोई गला नहीं है तो वो कैसे चिल्ला के अपनी बात कह सकता है। लेकिन आप सही हैं, यू वुड बी राइट, उसके पास ये सारे सिस्टम्स नहीं है। इट हैज़ेंट, ठीक है। और हमारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है सिस्टम्स बोलने के लिए या फील करने के लिए। पर आपको ये बात कैसे पता है मिसेस सॉन्डर्स? फिर वो पास जाता है, फेंस के ऊपर लीन करता है, वो फेंस जो उनके घर और मिसेस सॉन्डर्स के घर को सेपरेट कर रही थी उसके ऊपर धीरे से जाके विस्पर करता है कि आपको ये बात कैसे पता कि रोज़ बुश फील नहीं कर सकता। हो सकता है उसके पास हमारे तरह नर्वस सिस्टम नहीं और वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके पास आप कैसे कह सकती है, आपको ये कैसे पता कि अगर हमारी रिस्ट को कट किया जाए गार्डन शीयर से, जितना दर्द हमें होता है उतना ही उसको नहीं होता होगा, है ना? तो उसको हो सकता होता होगा क्योंकि वो अलाइव है, इज़न्ट इट? ठीक है। सो अब मिसेस सॉन्डर्स वैसे भी घबराई हुई थी, वो तो जो है भागना चाहती थी 5 सेकेंड्स के अंदर अपने घर में। तो कहती हैं येस मिसेस क्लॉजनर, ओ येस एंड गुड नाइट, और गुड नाइट कहके चली जाती है। क्विकली शी टर्न एंड रैन अप द गार्डन टू हर house. Klosner went back to the table. He put on the earphone and stood for a while listening. He could still hear the faint crackling sound and the humming noise of the machine, but nothing more. He bent down and took hold of a small white daisy growling on the lawn. He took it between thumb and forefinger and slowly pulled it upward and sideways until the stem broke. ओके, सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्लॉजनर अपने टेबल के पास चला गया, अपने ईयरफोन दोबारा लगा लेता है और थोड़ी देर कुछ ना कुछ सुनता रहता है। वो फेंट क्रैकलिंग साउंड और हमिंग नॉइज़ जो सिर्फ मशीन की होती है, किसी और चीज़ की नहीं है, वो मशीन की अपनी ये नॉइज़ है, वो उसे अभी भी सुनाई दे रही थी, बट उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर वो एक वाइट डेज़ी के पौधे के पास गया जो कि लॉन में ही था, और उसने अपने थंब और जो फोर फिंगर होती है उसके बीच में उसे दबा दिया, उसकी स्टेम को, और उसे ऊपर नीचे खींचने लगा, साइडवेज और ऊपर की तरफ। और क्या हुआ, स्टेम ब्रेक हो गई। फॉर द मोमेंट दैट ही started pulling to the moment when the stem broke, he distinctly heard in the earphone a faint high pitched cry, curiously inanimate. He took another daisy and did it again, and once more he heard the cry, but he wasn't so sure now that it expressed pain. No, it wasn't pain, it was surprise. Or was it? It didn't really express any of the feeling or emotions known to human being. It was just a cry, a neutral stone cry, a single emotionless note expressing nothing. ओके, सो फॉर अ मोमेंट जब वो उसे पुल कर रहा था तो उसे, जैसे ही उसने वो पुल किया और वो जैसे ही टूटा, उसको एक बड़ी डिस्टिंक्ट जो है फ़ोन, अपने ईयरफोन में आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही धीमी, फेंट, मतलब जो क्लियर ना हो, हाई पिच्ड क्राई थी। और इनएनिमेट आप कह सकते हो कि कोई भी नॉन लिविंग चीज़ की जैसे आवाज़ हो, एकदम रोबोटिक आवाज़ हो सकती है, ठीक है। उसने दोबारा एक दूसरा डेज़ी लिया और फिर उसके साथ यही किया, ठीक है, और फिर उसे वही क्राई सुनाई दी, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या ये क्राई पेन की ही है, क्या ये आवाज़ पेन का ही है, क्योंकि ये पेन तो नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये सरप्राइज़ में कोई चिल्ला रहा हो, बट वो फिर भी क्लियर नहीं है। और वॉज इट डिडंट रियली एक्सप्रेस एनी ऑफ द फीलिंग, ये सरप्राइज़ या दुख, ये कोई फीलिंग उसे नहीं समझ आ रही थी इसके क्राई के थ्रू, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो क्राई आवाज़ें सुनकर अंदाज़ा लगाते कोई इंसान दुखी है, सरप्राइज्ड है या डरा हुआ है, वो कुछ ऐसे इससे मैच नहीं हो रही थी आवाज़। और ये न्यूट्रल सी स्टोन क्राई थी, एकदम ऐसा कि कोई
मशीन की आवाज़ हो, ऐसा लग रहा था। अ सिंगल इमोशनलेस नोट एक्सप्रेसिंग नथिंग। ओके, इट वॉज एक्सप्रेसिंग नथिंग, ठीक। इट हैड बीन द सेम विद द रोजेज, रोजेज के साथ भी ऐसी आवाज़ थी। ही हैड बीन रॉन्ग इन कॉलिंग इट अ क्राई ऑफ पेन, शायद उससे गलती हो गई, उसने उसे रोने की आवाज़ समझ लिया। अ फ्लावर प्रोबेबली डिडंट फील पेन, शायद एक फ्लावर को कोई पेन फील होता ही नहीं है। इट फेल्ट समथिंग एल्स विच वी डिडंट नो अबाउट, समथिंग कॉल्ड टॉइन और स्पर्ल और प्लिनकमेंट और एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। सो आगे वो बोलते हैं कि इट फेल्ट समथिंग एल्स विच वी डिडंट नो अबाउट, कुछ और ही बोलते होंगे इस वर्ड को, ठीक है। समथिंग लाइक टॉइन, स्पर्ल या प्लिनकमेंट, ऐसा कुछ वर्ड बोलते होंगे, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बोलते होंगे, ठीक है। इन वर्ड्स का कोई स्पेसिफिक मीनिंग जहाँ तक मैंने ढूंढा है नहीं है। ये मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि शायद कुछ ऐसे वर्ड्स से डिस्क्राइब किया जाते हो इन इमोशंस को, ठीक है। कुछ नए वर्ड्स ही बना दिए इन्होंने, है ना। सो राइटर्स ने ये वर्ड यूज़ किए होंगे। ही स्टूड अप एंड रिमूव द ईयरफोन, इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ही कुड सी pricks of light shining in the windows of the house all around him. Carefully he picked up the black box from the table, carried it into the shed and put it on the workbench. Then he went out, locked the door behind him and walked up to the house, ठीक है। तो वो वहाँ से खड़ा हुआ, अपने ईयरफोन हटाया उसने, डार्क हो रहा था तो धीरे धीरे वो देख रहा था कि आसपास के घरों में लाइट शाइन करती हुए से दिखाई दे रही है, यानी कि लोगों ने अपने घर की लाइट्स ऑन कर दिया अंधेरे की वजह से। उसने केयरफुली अपना ब्लैक बॉक्स टेबल से उठाया और अपने वो घर के पीछे जो शेड था वहाँ ले गया, उसको अपनी वर्क बेंच पे रख दिया और ताला लगा के अपने घर पे वापस आ गया। The next morning, Klausner was up as soon as it was light. He dressed and went straight to the shed. He picked up the machine, carried it outside, clasping it to his went past the house, chest with both hands, walking unsteadily under its weight. He went past the house, out through the front gate, and across the road to the park. There he paused and looked around him. Then he went on until he came to a large tree, a beech tree, and he placed the machine on the ground close to the trunk of the tree. Quickly he went back to the house and got an axe from the coal cellar and carried it around the road into the park. He put the axe on the ground beside the tree. सो बहुत ही सिंपल लाइन्स है। क्या मतलब है इनका कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्लॉजनर जितनी जल्दी उठ सकता था उसने उठ गया, जैसे ही लाइट एटमॉस्फेयर में आई, ठीक है। हाँ, उसने एड्रेस किया, शेड में गया, अपनी मशीन उठाई, उसको अपनी छाती से लगा कर दोनों हाथों से पकड़ के लाया और बड़ी डगमगा के चल रहा था क्योंकि वो वेट था, है ना, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चल पा रहा था, थोड़ा सा वो उसके वेट की वजह से भारी थी उसकी मशीन, ठीक है। वो हाउस को अपने पास किया, अपना फ्रंट गेट खोल के वो जो है रोड पार करके दूसरे पार्क में गया, वहाँ पे उस रुका, इधर उधर देखा उसने, और फिर एक लार्ज ट्री के पास एक बीच ट्री था उसके पास जाके उसने मशीन जो है ग्राउंड में रख दी, ठीक है, उस पेड़ के नीचे, और अपने घर के पास फिर से गया और वहाँ से एक एक्स लेके आया, कुल्हाड़ी लेके आया और रोड क्रॉस करके फिर पार्क में चला गया और उसको वो एक्स उसने जो उसी ट्री के नीचे रख दी। Then he looked around him again, peering nervously through his thick glasses in every direction. There was no one about. It was 6 in the morning. फिर उसने अपने आसपास जो है देखा कि कोई है तो नहीं। नर्वसली उसने अपने थिक ग्लास के थ्रू, अपने थिक जो उसकी चश्मे उसके थ्रू देखा, एंड देन उसने देखा कि 6 बज रहे, कोई भी वहाँ पे नहीं है। He put the earphone on his head and switched on the machine. He listened for a moment to the faint familiar humming sound. Then he picked up the axe, took a stance with his legs wide apart, and swung the axe as hard as he could at the base of the tree trunk. The blade cut deep into the wood and stuck there, and at the instant of impact, he heard a most extraordinary noise in the earphone. It was a new noise, unlike any had heard before, a harsh, noteless, enormous noise, a growling, low pitched, screaming sound, not quick and short like the noise of the roses, but drawn out like a sob, lasting for full a minute, loudest at the moment when the axe struck, fading gradually fainter and fainter until it was gone. तो इन लाइनों का मतलब है कि
उसने अपने ईयरफोन अपने हेड पे डाला और स्विच ऑन मशीन किया और वो उसे फेमिलियर साउंड, उसे हमिंग साउंड सुनाई दे रही थी, जो कि उस मशीन की ही होती है और कहीं और से नहीं आ रही होती, मशीन की अपनी ऑलरेडी जो वॉइस आ रही होती है वो आ रही होती है। उसने एक्स उठाया, ठीक है, और पीछे अपने पैर को वाइड करा, जैसे कि वो पीछे मतलब फोर्स लगा पाए, और पीछे हाथ करके सीधे कस के जो है एक्स को हवा में स्विंग किया, और जितना हार्ड वो उस ट्री के ट्रंक पे मार सकता था उसने एक्स जो है उस पर जो है मारी और स्ट्रक करी, और उससे ब्लेड जो है, ब्लेड से डीप कट उस वुड पे पड़ गया और वो एक्स वहीं पे अटक गई, ठीक है। और जब उसने ये किया तो उसने एक बहुत ही अजीब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉइस अपने ईयरफोन में सुनी, ठीक है, जैसा उसने पहले बिल्कुल नहीं सुनी थी। एक हार्श, नोटलेस, बड़ी सी साउंड, जैसे ग्राउंडलिंग यानी किसी किसी के दहाड़ने जैसे की आवाज़ आ रही हो, जिसकी लो पिच थी, यानी कि पतली आवाज़ नहीं थी, मोटी आवाज़ थी। उन रोज़ फ्लावर्स की तरह पतली श्रीक आवाज़ नहीं थी, ये जो है चिल्लाने की आवाज़ ज़रूर थी, लेकिन ये मोटी आवाज़ थी, ठीक है, लो पिच की। हाँ, और क्विक नहीं थी कि तुरंत ख़त्म हो जाए आकर, है ना, एकदम स्क्विक सी आवाज़ हो, नहीं, ये पूरा 1 मिनट तक लाइक अ सॉप, सॉप यानी कि सिसक सिसक के कोई इंसान रो रहा होता है, उस हिसाब उसे सॉप कहते हैं, ठीक है। तो सॉबिंग की तरह आवाज़ आ रही थी, और जब उसने एक्स मारा था उस टाइम पे वो लाउडेस्ट थी, और फिर धीरे 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 जो है टाइम के साथ जैसे ही सेकंड्स गुजरते गए वो आवाज़ धीरे धीरे फेंट होती रही, ठीक है, अनक्लियर होती रही, और फिर वो चली गई। Klosner stared in horror at the place where the blade of the axe had sunk into the wood flesh of the tree. Then gently he took the axe handle, worked the blade loose, and threw the thing on the ground. With his fingers he touched the gash that the axe had made in the wood, touching the edges of the gash, trying to press them together to close the wound. And he kept saying, "Tree, oh tree, I'm sorry, but it will heal fine." So Klosner जो है डरे हुए भाव के साथ उस प्लेस को देख रहा था जहाँ उसने ब्लेड्स को मारा था एक्स की, और जो कि उसके वुड के फ्लैश में अंदर तक घुस गया था। जेंटली उसने उस एक्स को पकड़ा और उसे हिलाया थोड़ा सा, जैसे कि उसका ब्लेड लूज़ हो जाए जो उसके अंदर जाके फंस गया है, और फिर वो उसने उस चीज़ को नीचे फेंक दिया, उस एक्स को, ठीक है। और उसने अपने फिंगर्स के साथ कोशिश करी जो गैश यानी कि जो घाव वहाँ बना है उसको वो पास लाकर बंद करने की कोशिश करे, जो घाव बन चुका है जो उस ट्री पे, ठीक है, और जो एजेस यानी कि किनारे थे उस घाव के उसको पकड़ के वो ट्राई कर रहा था कि वो उसको क्लोज लाने की कोशिश करे, और वो ऐसा करते हुए कहता जा रहा था, ट्री आई एम सॉरी। सो उसको ये लगा कि वो ट्री चिल्लाया है और उसकी वजह से उसे हर्ट हुआ, इसलिए क्लॉजनर को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। वो कह रहा था कि ये हील हो जाएगा, सही हो जाएगा टाइम के साथ। फॉर अ वाइल ही स्टूड देयर विथ हिज हैंड्स अपॉन द ट्रंक ऑफ द ग्रेट ट्री, देन सडनली ही टर्न अवे एंड हरीड ऑफ out to the park, crossed the road through the front gate and back into his house. He went to the telephone, consulted the book, dialed the number and waited. He held the receiver tightly in his hands and tapped the table impatiently with his right hand. He heard the telephone buzzing at the other end, and then the click of a lifted receiver and a man's voice, a sleepy voice saying, "Hello, yes." So, what is हैपनिंग हियर कि फॉर अ वाइल वो वहाँ पे खड़ा रहा उस ट्रंक के पास, उसके बाद सडनली उस पीछे मुड़ा और वो पार्क को पार करके, रोड को पार करके अपने फ्रंट गेट पे गया, अपने घर के दरवाजे को खोला और अंदर अपने घर के अंदर चला गया। वहाँ पे उसने टेलीफोन उठाया, बुक में नंबर्स देखे, जो उसे डायल करना वो नंबर डायल किया और वेट करने लगा, और दूसरे हाथ से जो है अपने लेफ्ट हाथ से वो रिसीवर को टाइटली पकड़ा था, राइट हाथ से टेबल को वो इम्पेशेंटली टैप कर रहा था कि कब फ़ोन उठे, कब फ़ोन उठे, और उसे सुनाई दे रही थी कि फ़ोन की घंटी दूसरी साइड में बज रही है, और तुरंत ही रिसीवर ने लिफ्ट किया फ़ोन, ठीक है, और आवाज़ आई कि फ़ोन लिफ्ट हो गया है, और एक मैन की वॉइस आई जो है स्लीपी वॉइस कि कोई जैसे अभी सो रहा है, सुबह का टाइम है ना, तो हेलो यस, तो वो कहता है डॉक्टर स्कॉट, वो इसने किसे कॉल किया था, डॉक्टर स्कॉट को। यस स्पीकिंग, डॉक्टर स्कॉट यू मस्ट कम एट वंस क्विकली प्लीज़, तुरंत उसे बुलाता है। हु इज़ स्पीकिंग? Klojner here, and you remember what I told you last night about my experience with sound and how I hoped I might. Yes, of course. What's the matter? Are you ill?
तो एज अ डॉक्टर तो वो ये सोचता है कि शायद बीमार है तभी इतनी सुबह कॉल कर रहा है मेरे को. नो, आई एम नॉट इल, बट इट्स हाफ पास्ट सिक्स इन द मॉर्निंग, द डॉक्टर सेड, एंड यू कॉल मी बट यू नॉट इल. वो कहता है कि तुमने मुझे सुबह के 6:30 बजे कॉल किया और तुम कह रहे हो कि तुम बीमार नहीं हो. प्लीज़ कम क्विकली, आई वॉन्ट समवन टू हियर इट. इट्स ड्राइविंग मी मैड, आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट. मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो मैंने सुनी है वो आप कोई तो सुने, इसलिए वो उसने अपने करीबी दोस्त को कॉल किया था, डॉक्टर स्कॉट को. ठीक है. द डॉक्टर हर्ड द फ्रैंटिक ऑलमोस्ट हिस्टेरिक नोट इन द मैन्स वॉइस, the same note he was used to hearing in the voice of people who called up and said, there's been an accident, come quickly. He said slowly, you really want me to get out of bed and come over now? सो यहाँ पे डॉक्टर को एकदम फ्रैंटिक यानी कि फ्राइटेंड वॉइस और हिस्टेरिक यानी कि कोई भी बहुत ही वाइल्ड इमोशंस के साथ बोल रहा है ना. ये यही सेम काइंड ऑफ टोन उसे अपने उन पेशेंट्स के मुंह से सुनाई देती थी जो कि कहते थे कि जल्दी आ जाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, और वो यहाँ पे बीमार तक नहीं है फिर भी उस काइंड ऑफ इमोशन से बोल रहा है. ठीक है. एंड वो उस पूछता है धीरे से कि तुम सही में चाहते हो मैं अभी अभी उठूँ, कपड़े पहनूँ और आऊँ तुम्हारे पास? येस, नाउ एट वंस प्लीज़. ऑल राइट देन, आई विल कम. Klausner sat down beside the telephone and waited. He tried to remember what the shriek of the tree had sounded like, but he couldn't. He couldn't remember. He could remember only that it had been enormous and frightful, and that it had made him feel sick with horror. He tried to imagine what sort of noise a human would make if he had to stand anchored to the ground while someone deliberately swung a small, sharp thing at his leg so that the blade cut in deep and wedged itself in the cut. Same sort of noise, perhaps. No, quite different. The noise of the tree was worse than any known human noise because of frightening, toneless, throatless quality. He began to wonder about the other living things, and he thought immediately of a field of wheat standing up straight and yellow and alive, with the mower going through it, cutting the stems 500 stems a second, every second. Oh my god, what would that noise be like? 500 wheat plants screaming together, and every second another 500 being cut and screaming. And no, he thought, I do not want to go to a wheat field with my machine. I would never eat bread after that. But what about potatoes and cabbage and carrots and onion? And what about apples? No, apples are all right. They fall off naturally when they are ripe. Apples are all right if you let them fall off instead of tearing them from the tree branch, but not vegetables, not a potato, for example. A potato would surely shriek, so would a carrot and an onion and a cabbage. He heard the click of the front gate latch, and he jumped up and went out and saw the tall doctor coming down the patch, the little black bag in hand. नाउ व्हाट डज़ इट मीन? यहाँ पे जो है हम नहीं जानते, क्लॉजनर बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा है चीज़ों को लेके. हो सकता है जो उसने सोचा है वो इन रियलिटी हो ही ना, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि इतनी ऐसी वॉइस आ रही है ना, क्योंकि अभी तक वो उसी ने ये सारी चीज़ें हियर करी, कोई और सेकंड पर्सन नहीं आया जिसने ये बातें आवाज़ सुनी हो. ना मिसेस सॉन्डर्स ने ये आवाज़ सुनी है, ना ही डॉक्टर स्कॉट ने, ना ही दुनिया में कहीं पे भी इसके एक्सपेरिमेंट प्रूव हुए हैं. राइट. वो वहाँ बैठा होता है टेलीफोन के पास, वो वेट कर रहा होता है अपने घर में ही, और वो रिमेंबर करने की कोशिश करता है कि ट्री की आवाज़ कैसी थी, पर उससे याद नहीं आ रहा है. बस उसे इतना याद आ रहा है कि बड़ी इनॉर्मस थी और फ्राइटफुल थी. ठीक है. जिसकी वजह से उसे इतना डर लगने लगा. उसने इमेजिन करने की कोशिश करी कि एक इंसान को अगर एंकर यानी कि बांध कर ज़मीन से खड़ा कर दिया जाए और एक छोटी सी शार्प चीज़ उस पर जानबूझ के डेलिबरेटली जो है स्विंग करके मारी जाए, और वो इतना अंदर तक ब्लेड कट कर जाए कि वो वहीं फंस जाए, तो वैसी आवाज़ शायद ये ट्री निकाल रहा था. शायद नहीं. नो, क्वाइट डिफरेंट. द नॉइज़ ऑफ ट्री वॉज वर्स दैन एनी नोन ह्यूमन नॉइज़. जो भी ह्यूमन नॉइज़ क्लॉजनर ने अभी तक सुनी थी चिल्लाने दहाड़ने की, उससे ज़्यादा जो है फ्राइटफुल ये थी, क्योंकि ये फ्राइटनिंग थी, टोनलेस थी और थ्रोटलेस थी. ऐसा किसी इंसान के गले से निकली ऐसी नहीं लग रही थी, बिल्कुल कैसी अजीब सी ही साउंड थी जो ह्यूमंस नहीं निकाल सकते, आर्टिफिशियल थी. ठीक है. फिर वो जो और लिविंग थिंग्स के बारे में सोचने लगा. इमीडिएटली उसके दिमाग में व्हीट फील्ड आया, जहाँ पे जो मोवर होता है, जो मशीन होती है, वो अबाउट 500
वीट के जो स्टॉक होते हैं, जो स्टेम होती है, पर सेकेंड कट करता जाता है, कट करता जाता है। तो वो यही सोचने लगता है कि पर सेकेंड 500 स्टेम्स टूटने की आवाज़। मैं तो एक स्टेम की शरीक से डर डर रहा था, मुझे उनका दर्द फील हो रहा था। लेकिन अगर मैं अपनी मशीन को लेकर वहाँ चला गया, मैं तो कभी नहीं जाऊँगा अपने मशीन को लेकर किसी वीट फील्ड में, क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन से मैं ब्रेड ही नहीं खा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उसमें दर्द उनका और वो डर सुनाई दे रहा होगा। एक हर सेकेंड 500 जो है स्टेम्स कट हो रही हैं, ठीक है। फिर वो सोचने लगता है पोटैटो, कैबेज, कैरेट्स, अनियन के बारे में क्या। एप्पल्स का तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो जब पक जाते हैं अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं, अगर उनको हम तोड़ के ना निकालें तो ठीक है, वो बिना दर्द के नीचे आ जाते होंगे। लेकिन बाकी पोटैटो का क्या, वो भी शरीक ज़रूर करता होगा। कैरेट, अनियन, ये सब भी, तो वो ये सोचने लग जाता है कि मैं इन सब चीज़ों को खाऊंगा कैसे, और ये इनमें जान होती है, वो इस तरीके से सोचने लग जाता है। तभी उसे अपने फ्रंट गेट पे लैच यानी कि वो जो कुंडी होती है, हत्ता कह सकते हो, उसकी आवाज़ आती है, ठीक है, किसी ने खोला है, और डॉक्टर अपने ब्लैक बैग के साथ आ जाता है। वेल, द डॉक्टर सेड, वेल व्हाट्स द ट्रबल, ट्रबल क्या है। कम विथ मी डॉक्टर, आई वॉन्ट यू टू हियर इट, I call you because you are the only one I have told. It's over the road in the park. Will you come now? ठीक है, वो कहता है कि मैंने ही आपको ही अभी तक अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, इसलिए मैं चाहता हूँ आप आएँ और देखें। इट्स ओवर द रोड इन द पार्क, ठीक है, उस रोड को पार करके हम उस पार्क पे जाकर ये देख सकते हैं। द डॉक्टर लुक्ड एट हिम, ही seemed calmer now. There was no sign of madness or hysteria. He was merely disturbed and excited. तो डॉक्टर ये देख रहा है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। तो वो देखते हैं कि अब तो ये काम हो गया है, इसमें कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस, हिस्टेरिया के गुण सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं। They went across the road into the park and Klojna led the way to the great beech tree in at the foot of which stood the long black coffin of the machine and the axe, ठीक है। तो वो वहाँ पे ले जाता है, और वो जो बॉक्स है उसका जो मशीन है कॉफिन शेप्ड है। हम लोग ये लिखवाया भी था, मैंने मार्क भी कराया था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो किसी बच्चे की कॉफिन की तरह, आई थिंक 3 फीट लॉन्ग वो है, और वो बीच ट्री के पास ले जाता है। वाई डिड यू ब्रिंग इट आउट हियर, डॉक्टर ने पूछा, ये मशीन बाहर क्यों लाए हो। आई वॉन्टेड अ ट्री दैट आरंट एनी बिग ट्री इन द गार्डन, मेरे गार्डन में कोई बिग ट्री थे नहीं, और मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बिग ट्री चाहता था, तो मैं यहाँ पे इसे लेके आया हूँ। एंड वाई द एक्स, एक्स क्यों है यहाँ पे। यू विल सी इन अ मोमेंट, बट now please put on these earphone and listen carefully and tell me afterwards precisely what you hear. I want to make quite sure. सो कहता है वो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्स मैं यहाँ पे क्यों लाया हूँ। आप प्लीज़ ये ईयरफोन लगाइए और सुनिए ध्यान से, और मुझे फिर प्रिसाइजली बताइएगा आपने क्या सुना, क्योंकि मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि कोई सेकंड पर्सन इस बात को मेरे से कंफर्म करे कि मैंने जो सुना था वो सही था या नहीं। डॉक्टर स्माइल्ड एंड टुक द ईयरफोन एंड पुट देम ओवर हिज ईयर्स. Klojner bent down and flicked the switch on the panel of the machine, and then he picked up the axe and took his stance with his legs apart, ready to swing. For a moment he paused. Can you hear anything? He said to the doctor. Klojner ज़मीन पे झुका और उसने वो पैनल, मशीन के पैनल के वो बटन स्विच ऑन कर दी। उसने एक्स उठाई, पीछे स्टैंस यानी कि पीछे एकदम मुड़ा, पीछे अपनी बॉडी को बेंड किया, हल्का सा पैर फैलाए और कस के दोनों हाथ से जो है स्विंग करने को रेडी था। लेकिन फिर वो रुक गया और उसने पूछा डॉक्टर से, क्या आप कुछ सुन सकते हैं। कैन आई वॉट, कैन यू हियर एनीथिंग, जस्ट अ हमिंग नॉइज़। तो डॉक्टर को अभी वो बस हमिंग नॉइज़ ही सुनाई दे रही थी, नॉर्मल सी हमिंग नॉइज़ है ना, जो उस मशीन की ऑलरेडी आ रही होती है। क्लॉजनर stood there with the axe in his hands, trying to bring himself to the swing, but the thought of the noise that the tree would make made him pause again. क्लॉजनर रेडी था एक्स के थ्रू उसे मारने के लिए, लेकिन वो थॉट कि यार यार इतनी भयानक वॉइस अभी ये क्रिएट करेगा, उसकी वजह से वो बार बार रुक जा रहा था। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, डॉक्टर पूछता भी है कि क्यों वेट कर रहे हो, किस लिए वेट कर रहे हो। नथिंग, क्लॉजनर आंसर्ड, एंड देन ही लिफ्टेड द एक्स एंड swung it at the tree, and as he swung he thought he felt, he could swear he felt a movement of the ground on which he stood. He felt a slight shifting of the earth beneath
beneath his feet as though the roots of the tree were moving underneath the soil. But it was too late to check the blow, and the axe blade struck the tree and wedged deep into the wood. At that moment, high overhead, there was a crackling sound of the wood splintering and the swishing sound of the leaves brushing against each other, and they both looked up, and the doctor cried, "Watch out! Run, man, quickly run!" नाउ व्हाट हैज़ हैपन, क्लॉजन कहते हैं नथिंग, ठीक है, उसके मन में जो चल रहा है वो बात वो डॉक्टर को नहीं बताता है, सो दैट डॉक्टर को पहले से क्यों बताना, डॉक्टर जो अगर सुनेगा वो उसे बताए क्लियरली। जैसे ही उसने एक्स उठाए हवा में उसे स्विंग किया और मारने जा रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके नीचे की जो ग्राउंड है वो हिल रहा है, एज इफ वो ट्री की रूट्स हिल रही हैं, जिसकी वजह से उसको सही में फील हो रहा था कि अर्थ जो है उसके नीचे हल्की सी जो है मूव हो रही है। लेकिन इट वॉज़ टू लेट टू चेक द ब्लो, लेकिन जो है वो जो मार रहा था उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं था कि उसने तुरंत, मतलब क्या हुआ, जो उसके मन में ये भी चल रहा था कि ज़मीन खिसक रही है, कुछ तो हो रहा है, शायद ये ट्री मूव करने की कोशिश कर रहा है मेरी वजह से, लेकिन यही सोचते सोचते उसने मार दिया उसे, ठीक है, और वो वहाँ पे लग गई जाके एक्स, ठीक है। उसी मोमेंट पे क्या हुआ, ऊपर से आवाज़ आई क्रैकलिंग कुछ साउंड की, ठीक है, हाँ, और एक एकदम गिरने की फुस से आवाज़ आई, लीव्स वगैरह की ब्रशिंग की आवाज़ आने लगी, और डॉक्टर तुरंत चिल्लाता है कि भागो भागो यहाँ से, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऊपर से एक ब्रांच टूट गई जैसे ही उसने मारा, ठीक है, और वो नीचे गिर रही थी। द डॉक्टर हैड रिप्ड ऑफ द ईयरफोन्स एंड was running away fast, but Klozner stood spellbound, staring up at the great branch, 60 feet long at least, that was bending slowly downwards and breaking and crackling and splintering at its thickest point where it joined the main trunk of the tree. The branch came crashing down, and Klozner leaped aside just in time. It fell upon the tree and smashed it into pieces. So तुरंत डॉक्टर ने ईयरफोन को अपने कान से रिप ऑफ किया, ने फेंका एकदम से और दूर भाग गया, ठीक है। लेकिन क्लॉजनर के मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकली, स्पेल बाउंड, मतलब कुछ मुंह से उसके नहीं निकल रहा था। वो उस ऊपर की इतनी बड़ी डाली को, जो कि अबाउट 60 फीट लॉन्ग होगी, उसे देख ही रहा है कि वो नीचे कैसे टूट टूट के आ रही है, ठीक है, डाउनवर्ड ब्रेकिंग एंड क्रैकलिंग एंड स्प्लिंटरिंग, ठीक है, अपने थिकेस्ट पॉइंट पे जहाँ पे वो जुड़ी हुई है मेन ट्रंक से, वो ब्रांच वहीं से वो टूट गई, ठीक है, और वो आती है नीचे, और वो सब छोटी सी 3 फीट की वो बॉक्स को, जो भी उसका डायमेंशन था, उस छोटे से बॉक्स को बिल्कुल पीसेस में तोड़ देती है, ठीक है। ग्रेट हेवंस, शाउटेड द डॉक्टर एज ही केम रनिंग बैक, दैट वॉज अ नियर वन, आई थॉट इट हैड गॉट यू, आई थॉट ये तुम्हारे ऊपर गिरी जाती, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांच थी तो डॉक्टर को बहुत चोट लग सकती थी। वो कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम इसके चपेट में आ गए हो। क्लॉजनर वॉज स्टेयरिंग एट द ट्री, हिज लार्ज हेड वॉज लीनिंग to one side upon his smooth white face was there upon his smooth white face there was a tense horrified expression. Slowly he walked up to the tree and gently he prized the blade loose from the trunk. तो वो ट्री की तरफ स्टेयर कर रहा था और अपने लार्ज बड़े हेड को एक तरफ झुकाए हुए था, ठीक है, और बड़ी टेंस्ड और हॉरिफाइड एक्सप्रेशन दे रहा था। धीरे से फिर वो गया ट्री के पास और उसने एक्स धीरे धीरे लूज़ करते हुए उसका ब्लेड उसे उधर से निकाल ही लिया, ठीक है। डिड यू हियर इट, ही सेड टर्निंग टू द डॉक्टर, हिज वॉइस वॉज बेयरली ऑडिबल, ठीक है। तो वो कहता है कि तुमने कुछ सुना, डॉक्टर से पूछता है। द डॉक्टर वॉज स्टिल आउट ऑफ ब्रेथ फ्रॉम रनिंग एंड द एक्साइटमेंट, हियर वॉट। सो वो रनिंग और वो जो हार्ट बीट उसकी बढ़ गई थी एक्साइटमेंट में, वो स्टिल उसी ट्रॉमा में था कि अरे यार ये क्या हो गया। पूछता है क्या पूछ रहे हो तुम, क्या सुनाई देने की बात को कर रहे हो। इन द ईयरफोन डिड यू हियर एनीथिंग व्हेन द एक्स स्ट्रक, पूछता है कि जब मैंने एक्स मारी थी उस टाइम पे तुम्हें कुछ सुनाई दिया। तो डॉक्टर बिगिन टू रब द बैक ऑफ हिज नेक के पीछे वो कैसे खुजली करने लगा या रब करने लगा। वेल ही सेड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ही पॉज एंड फ्रॉन्ड अ बिट हिज लोअर लिप, फ्रॉन यानी कि रोना या फिर थोड़ा दुखी होकर पॉज करके वो अपने लोअर लिप को बाइट करता है, ठीक है। नो, आई एम नॉट श्योर, आई कुडंट बी श्योर, आई डोंट सपोज आई हैड द ईयरफोन ऑन फॉर मोर देन अ सेकेंड आफ्टर द एक्स स्ट्रक।
तो डॉक्टर कहता है कि नो आई एम नॉट श्योर, और मैं श्योर हो भी नहीं सकता क्योंकि जब तुमने एक्स उस पर मारी थी उसके 1 सेकेंड के अंदर ही अंदर मैंने जो है 1 सेकेंड होते ही मैंने उसको वहाँ से हटा दिया था, जैसे मैंने देखा कि वो ब्रांच नीचे गिर रही है, तो उस 1 सेकेंड में मैं क्या ही क्लियरली सुन पाता। येस येस बट वॉट डिड यू हियर, लेकिन उसे 1 सेकेंड में भी तुमने क्या सुना ये मुझे बताओ। I don't know, the doctor said. I don't know what I heard. Probably the noise of the branch breaking. He was speaking rapidly, rather irritably. तो डॉक्टर अब इरिटेट हो रहा था कि ये बार बार पूछ के क्यों रह गया है। ठीक है, शायद मैंने कुछ आवाज़ सुनी थी, पर वो शायद उस ब्रांच के टूटने की आवाज़ थी। ठीक है, What did it sound like? Klozner leaned forward slightly, staring hard at the doctor. Exactly what did it sound like? वो पूछता है कि वो exactly sound थी कैसी, मुझे डिटेल्स में बताओ। Oh hell, the doctor said. I really don't know. मुझे सही में नहीं पता। I was more interested in getting out of the way. Let's leave it. मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड उस जगह से भागने में था क्योंकि वो गिर रही थी वहाँ से, तो जो भी मैंने कान में लगा रखा था उसमें जो भी आवाज़ आई मैंने नहीं सुनी है। डॉक्टर स्कॉट what did it sound like? वो बार बार पूछ रहा है यही चीज़। For God's sake, how could I tell what with half the tree falling on me and having to run for my life? मैं तो भगवान के लिए मेरे से मत पूछो ये, मैं कैसे बता सकता हूँ। आधा ट्री मेरे पे गिर रहा था और मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहा था, उस टाइम पे मैं क्या ही सुन पाता। The doctor certainly seemed nervous. Klozner had sensed it now. He stood quite still, staring at the doctor, and for fully half a minute he didn't speak. पूरे आधे मिनट तक वो नहीं बोला क्योंकि उसे समझ आ गया था डॉक्टर अभी नर्वस है। The doctor moved his feet, shrugged his shoulders, and half turned to go. Well, he said, we would better get back. So we should get back. He was saying that. ठीक है, क्योंकि डॉक्टर अपने शोल्डर्स को हल्का सा ऐसा श्रग करता है और कहता है चलो भाई यहाँ से चलते हैं। वो बिल्कुल हाफ टर्न हो ही गया था जाने के लिए, पीछे मुड़ने लगता है कि वो ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि अब मेरे को यहाँ से जाना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे, चलो यहाँ से चलते हैं। Look, said the little man, and now his smooth white face became suddenly suffused with color. Look, he said, you stitch this up. He pointed out the last gash that the axe had made in the tree trunk. You stitch this up quickly. Don't be silly, the doctor said. You do as I say, stitch it up. Klozner was gripping the axe handle and he spoke softly in a curious, almost a threatening tone. Don't be silly, the doctor said. I can't stitch through wood. Come on, let's get back. So you can't stitch through wood? No, of course not. Have you got any iodine in your bag? What if I have? Paint the cut with iodine. It will sting, but that can't be helped. Okay. सो वॉट ही सेइंग कि उसके जो पेल मुंह था जिसमें कोई कलर ढंग से नहीं दिख रहा, तो वो धीरे धीरे सफ्यूज यानी कि कवर होने लगा कलर से, उसमें जान आने लगी, वो नॉर्मल हो गया। क्लॉजनर और कहता है लुक, बड़े ही धीरे से कहता है कि ये जो ट्री में लास्ट उसने दूसरी बार जो मतलब उसने गैश यानी कि जो घाव बनाया था, वो कहता है कि इसको तुम सिल दो। ठीक है, उसको दर्द हो रहा होगा, तुम इसे सिल लो। तो डॉक्टर कहता है बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो। तो कहते हैं नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे इसे सिल दो। और वो एकदम सॉफ्टली बोलता है, ऐसा लगता है वो थ्रेटनिंग वॉइस है, यानी कि वो उसे चेतावनी दे रहा है कि शांति से जो मैं कह रहा हूँ कर लो। ठीक है, बोल तो धीरे रहा है लेकिन थ्रेटनिंग टोन में। तो डॉक्टर कहते हैं डोंट बी सिली, मैं वुड को कैसे सिल दूँ बताओ, चलो घर चलते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा तुम वुड पे नहीं मतलब सिल सकते हो। कहता है ऑफकोर्स नहीं सिल सकता। तो पूछता है कि तुम्हारे पास कोई आयोडीन है? तो पूछता है अच्छा अगर मेरे पास वो हुआ आयोडीन हुआ बैग में तो व्हाट इफ़ आई हैव? तो फिर क्लॉजनर कहता है देन तुम जो है कट को आयोडीन से पेंट कर दो। थोड़ा जलन तो होगी, स्टिंग तो करेगा, लेकिन उसके लिए हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, उसके लिए हम कुछ बेटर ऑप्शन नहीं ला सकते। दवा लगाने पे दर्द तो होगा ट्री को। नाउ लुक, द डॉक्टर सेड एंड अगेन ही टर्न्ड एज इफ टू गो। लेट्स नॉट बी रिडिकुलस, लेट्स गेट बैक टू द हाउस एंड देन पेंट द कट विथ आयोडीन। ओके, सो आयोडीन चोट पे लगाया जाता है, राइट। तो कहता है डॉक्टर कि देखो हमें रिडिकुलस नहीं बनना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, हम घर चलते दोबारा। कैसी तुम बेकार की बातें कर रहे हो, एक ट्री को दवा लगा रहे हो इंसानों की और उसे सही करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो उसको चेतावनी देके कहता है कि इसे कट
को जो है इसमें दवा लगाओ। द डॉक्टर हेजिटेटेड, ही सॉ क्लॉजनर्स हैंड tightening to the handle of the axe. He decided that this only alternative was to run away fast and he certainly wasn't going to do that. Okay, so डॉक्टर को लगता है कि इंसान एकदम ही पगला गया है। वो कहता है क्लॉजनर को, देखता है कि क्लॉजनर जो पहले बड़ी सॉफ्टली उस एक्स को पकड़ा हुआ था, अब कस के पकड़ा हुआ है। तो भाई वो कहता है भाई ये तो गुस्से में आ रहा है। तो ओनली अल्टरनेटिव अभी ऑप्शन ये था कि वो या तो डॉक्टर वहाँ से भाग जाता, जैसे मिसेस सॉन्डर्स भाग गई थी इस पागल इंसान से दूर, तो वो भाग जाता, लेकिन वो ये करने नहीं वाला था। तो उसने कहा ऑल राइट, मैं इसे आयोडीन से पेंट कर देता हूँ। ही गॉट हिज ब्लैक बैग विच वॉज लाइंग ऑन द ग्रास अबाउट 10 yards away, opened it and took out a bottle of iodine and some cotton wool. He went up to the tree trunk, uncorked the bottle, tipped some of the iodine into the cotton wool, bent down and began to dab it with the cut. He kept one eye on Klausner, who was standing motionless with the axe in his hand, watching him. Make sure you get it right in. So अब वो कहता है मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो अपना बैग उठा लेता है जो ग्रास पे करीब 10 यार्ड दूर पे रखा हुआ था, उठा के लाता है, बोतल अपनी आयोडीन की खोलता है। वो कॉर्क का पहले ढक्कन चलते थे, कॉर्क जो भी आपने देखा होगा शराब की बोतलों पे होता है, तो वो कॉर्क वो हटाता है वहाँ से, वूल पे अपना कुछ डालता है, वो डैब करता है, मतलब ऐसे जेंटली कॉटन में वो दवा लगा के जो लिक्विड है वैसे से लगा रहा होता है चोट पे। और एक आँख से वो ये भी देखते रहता है कि क्लॉजनर क्या कर रहा है। और क्लॉजनर तो मोशनलेस अपनी एक्स के साथ जो है वहाँ पे खड़ा रहता है अपने मतलब अपने कुल्हाड़ी के साथ। मेक श्योर यू गेट इट राइट इन। वो कहता है कि मेक श्योर तुम सही से उसे अंदर तक दवा डालो। तो येस द डॉक्टर सेड, नाउ डू द अदर वन। अब वो जो दूसरा मैंने पहले घाव बनाया था उस पर भी तुम इसे लगाओ। डॉक्टर ने वही किया जैसा उसे बताया गया था। द डॉक्टर डिड एज ही वॉज टोल्ड। देयर यू आर, ही सेड, इट्स डन। वो कहता है देखो भाई हो गया काम। ही स्ट्रेटेंड अप एंड सर्वेड हिज वर्क इन अ वेरी सीरियस मैनर दैट शुड डू नाइसली। तो कहता है कि हाँ भाई इससे तो काम चल जाएगा अब, हाँ ठीक है, ये अब इसकी चोट सही हो जाएगी। क्लॉजनर केम क्लोजर एंड ग्रेवली एग्जामिन द 2 wounds। अब क्लॉजनर भी पास आता है और देखते हैं कि वाउंड्स को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कि सही से दवा लग गई है या नहीं। येस ही सेड, नॉडिंग हिज हेड, ह्यूज हेड स्लोली अप एंड डाउन। येस दैट विल डू नाइसली। ही स्टेप्ड बैक अ पेस। यू विल कम एंड लुक एट देम अगेन टुमारो। तो वो पूछता है कि बता रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कह रहा है कि तुम कल आओगे दोबारा इन चोटों को देखना, ठीक है। और वो कहता है कि हाँ तुम जैसा कह रहे हो कि अब ये नाइसली वर्क तो कर जाएगा इतनी दवा, ठीक है। और वो एक अपना पेस यानी कि एक कदम पीछे हट के बोलता है कि कल भी तुम आ जाना। ओ येस द डॉक्टर सेड ऑफ कोर्स एंड पुट सम मोर आयोडीन ऑन इफ़ नेसेसरी। येस। और वो कहता है कि और तुम और आयोडीन भी लगा दोगे ना इस पे चोट पे, दोबारा इसकी ड्रेसिंग कर दोगे ना। तो कहते हैं अगर हाँ ज़रूरी हुआ तो लगा दूंगा। थैंक यू डॉक्टर, क्लॉजनर सेड एंड ही नोडेड हिज हेड अगेन एंड ही ड्रॉप्ड द एक्स and all at once he smiled with wild excited smile, and quickly the doctor went over to him and gently he took him by the arm and he said, come on, we must go now. And suddenly they were walking away, the two of them walking silently, rather hurriedly across the park, over the road back to the हाउस। सो ये अंत होता है स्टोरी का। इसका क्या मतलब है, क्लॉजनर कहता है अपना सिर हिला के कि हाँ चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो अपनी एक्स वहीं पे गिरा देता है और स्माइल करते हुए दोनों बड़े एकदम से वो खिलखिला के हंस पड़ता है, स्माइल कर पड़ता है कि ना चलो अब तो सही है, इस बेचारे को दर्द हो रहा था तो अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने अपना पार्ट कर दिया है और कल भी डॉक्टर आ जाएंगे तो बढ़िया है। हाँ, और वो उसको उसके आर्म से पकड़ता है, एक दूसरे को पकड़ते हैं वो और कहते हैं चलो अब चलते हैं। और वो जो है धीरे धीरे जो है मतलब बिल्कुल चुपचाप जल्दी जल्दी चल के क्रॉस कर देते हैं रोड को, पार्क को क्रॉस करते हैं और अपने अपने हाउस में चले जाते हैं दोबारा। नाउ द कंक्लूजन इज, हमें नहीं पता कि क्लॉजनर सही में कुछ साउंड सुन पाया था या नहीं, या ये सारी चीज़ें उसकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि कोई भी ऐसा सेकंड पर्सन नहीं है जिसने इस बात की पुष्टि की हो, इस बात को कहा हो, प्रूफ किया हो कि हाँ भाई ये तो तुमने सही इन्वेंशन किया है ना। ना ही मिसेस सॉन्डर्स को उसने जाके सुनाया था,
हाँ, ना ही उन्हें समझ आया। हो सकता है ये इन्वेंशन सही भी हो सकता है ये गलत हो, वो सिर्फ उसके इमेजिनेशन दिमाग में इतना बढ़ गया, साउंड को लेकर ऑब्सेशन इतना बढ़ गया दिमाग में, सोचता हमेशा कि अरे बेचारे कैसे मतलब एक साथ 500 वीट स्टेम्स कटेंगे, कैसी आवाज़ आती होगी, इतने स्टॉक कट रहे हैं, इतने पोटैटो, कैबेज, है ना, अनियन। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसने सही में ऐसा कोई इन्वेंशन किया है बट वो प्रूव नहीं कर पाया लोगों को, या तो वो मेंटली इल हो गया, क्योंकि लास्ट में डॉक्टर स्कॉट उसे अपने आर्म के सहारे से ले जा रहे होते हैं, शायद वो मेंटली इल हो चुका है, वो हिस्टेरिया के लक्षण भी उसमें ढूंढ रहा था, राइट। सो कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन के कारण वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि वो एक चीज़ में लगा रहा, अपनी लाइफ में बैलेंस आउट नहीं कर पाया। हो सकता कि वो जो है उसके मन का ये सब कुछ वहम हो, है ना। तो यहाँ पे दो कंक्लूजन निकल सकते हैं रोआल्ड डाल की ये स्टोरी और उनकी अदर स्टोरीज़ की तरह ही यहाँ पे हमारे पास रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि क्या कंक्लूजन वो निकाल सकते हैं। सो ये काफ़ी थोड़े कॉमिक से भरी और इमेजिनेटिव स्टोरी थी हमारी। आई थिंक आपको पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन।